हमने वोटों की राजनीति के लिए शायद काम नहीं किया होगा, हमने धर्म की राजनीति नहीं की होगी, हमने जाति की राजनीति नहीं की होगी। अब तो कर रहे हैं ना, जनता को तो मनोरंजन चाहिए, वो नहीं दे पाए आप लोग जो मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे प्रमोद तिवारी, प्रभारी बनेंगे अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे अजय राय, और वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन जब सुरेंद्र राजपूत भी है। हाँ सुरेंद्र, आप लोगों को तो कहीं कहते हैं आप लोधी राजपूत हैं। आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ, अच्छे से फॉलो करते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ, हम तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। अच्छा रहे। तो लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट में जितने बांग्लादेश मैच जीतती है कांग्रेस उतने ही चुनाव जीतती है। मानते हैं कि मीडिया जो है भी अपनी नीचता की हद तक पहुंच गया है कि भी और नीचता पे जाएगा। जिस तरह आपने एक बार की बीजेपी के प्रवक्ता की, हालांकि आप तो मतलब बहुत गर्म नहीं होते लेकिन गर्म हो गए थे, उसको प्रवक्ता की अम्मा को भी आपने उल्टा सीधा बोल दिया था, बड़ा वायरल हुआ था। ये तो बात आपकी सही है। अमीश देवगन या रूपका लियाकत, दोनों में मैं अभी नेगेटिव पूछूंगा, आप जवाब देंगे नहीं, दोनों में ज्यादा अकलमंद कौन है? कुमार विश्वास के बारे में आपकी क्या राय है? जो राय आपकी है वही हमारी। भाई, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने रावण पर भी डाक टिकट जारी किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में, और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। अक्सर आपने इनको टीवी डिबेट्स में भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते सुना होगा। और सर, क्या हाल चाल है सब? मस्त है, जे विधि राखे राम ते विधि रही। तो राम जैसे रख रहे वैसे ही हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपकी कांग्रेस यूपी में तो राम जी उससे क्यों गुस्सा है? पिछले 3 दशक से क्यों वनवास झेल रही है? देखिए, वो भी विधि की रचना है। हम वनवास झेल रहे हैं या जनता परेशान हो रही है तो देखने की बात है। आप देखो ना कि पिछले 3 दशक से अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो नुकसान किसका है? कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, लेकिन क्या पिछले 3 दशक में कोई नया शहर डेवलप हुआ? आखिरी शहर था नोएडा, जो कांग्रेस ने डेवलप किया। लखनऊ में कोई नया कल कारखाना लगा? आखिरी कारखाना था टेल्को। उससे पहले स्कूटर इंडिया, उससे पहले यहां पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया था। आप बताओ, तो अगर 3 दशक से कांग्रेस नहीं है, कोई सीएचसी पीएचसी कोई नई बनी हो तो बता दीजिए, कोई नया जिला अस्पताल बना हो तो बता दीजिए। हाँ, जिला अस्पतालों का नाम मेडिकल कॉलेज कर दिया, नामांतरण कर दिया। तो जब इतना सब कुछ हुआ है तो गलती कहाँ हो गई, फिर चूक कहाँ हो गई, या ये हाल क्यों हो गया? अब देखिए, ये तो आप बता सकते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने वोटों की राजनीति के लिए शायद काम नहीं किया होगा, हमने धर्म की राजनीति नहीं की होगी, हमने जाति की राजनीति नहीं की होगी। अब तो कर रहे हैं ना। जाति जनगणना की राजनीति कर रहे हैं, जातियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो बात तो वही हो गई। अब आपके जो नेता है राहुल गांधी, वो बार बार कह रहे हैं कि हम जो आरक्षण की कैप है उसको हटाएंगे, जातियों को गिनेंगे और SC ST OBC को उनका हक दिलाएंगे। तो भाजपा तो कह रही है कि आप जातिवाद शुरू कर दिया आप लोगों ने और आप जाति की राजनीति करने लगे। नहीं, अगर नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, महिला को, मजदूर को, नौजवान को अगर उसका हक दिलाना, जाति जनगणना की बात करना, उनके संसाधनों पर उनको काबिज कराना अगर गलत है तो हम करेंगे। आज की डेट में अगर आप देखिए, इससे पहले कब आपने देखा कि 90% संसाधनों पर मात्र 2% या 1.5% लोगों का कब्जा? आज की डेट में हसदेव के जंगल हो, मलकानगिरी के जंगल हो, उड़ीसा के जंगल हो, किसका कब्जा? अडानी जी या उनके जो साथी कॉरपोरेट के मित्र। तो जब हमें इस बात का इल्हाम हुआ, समझ में आई, तो उससे पहले क्या करना था कि भाई लोग कहां कितने हैं, किसको कितना संसाधन पे हक है। तो पता चल रहा है कि संसाधन पे हक सिर्फ 2% लोग 90% संसाधनों पे या 80% संसाधनों पे, और 10% लोग जो हैं, क्या नाम, जो 80% लोग हैं उनके पास 10% संसाधन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अनिल भाई मुझे एक बात बताओ, क्या गलत कर रहे हैं?
और इसमें वोट कहां से आ गए? लोगों को अधिकार संपन्न बनाना कांग्रेस ने तो किया। राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? किसी और ने दिया। राइट टू फूड किसने दिया? किसी और ने दिया। राइट टू एजुकेशन किसने दिया? किसी और ने दिया। हरित क्रांति किसने दी? कांग्रेस ने दी ना। दुग्ध क्रांति किसने दी? कांग्रेस ने दी ना। बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया? जिन बैंकों को आज की डेट में बेच रहे हैं, कांग्रेस ने किया ना। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना किसने की? कांग्रेस ने ही की ना। इसके बाद उससे पहले आप भखड़ा नंगल डैम किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट किसने बनाए? जनता को तो मनोरंजन चाहिए, वो नहीं दे पाए आप लोग जो मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं, राजनीति एक जो है वो एक सीरियस विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं। इस बात को अगर आप कहते हैं कि किसी को मनोरंजन चाहिए, तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हम मनोरंजन नहीं दे पाए। ये तो बात सच है। मानते जो मोदी जी की सफलता में जो बीच बीच में टास्क देते रहते हैं, मनोरंजन करवाते रहते हैं, वो उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। हाँ, हो सकता है। ये बात अपने आप में सच है कि आपकी बात से मतलब आपने एक नया आयाम दिया है इस बात को, तो इससे मैं सहमत भी हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई बात तो पूरी की नहीं। जुमलेबाजी उनकी बात जरूर रहती है। कभी वो नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं, कभी बायोलॉजिकल हो जाते हैं, कभी 15 लाख देने लगते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरियां देने लगते हैं, बाद में कह देते हैं जुमला था, कभी जीएसटी के लिए घंटी बजा देते हैं, कभी कोरोना के लिए थाली ताली बजवा देते हैं। तो बात सच है आपकी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पर। आप कह रहे हैं कि आप लोग दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आरोप तो ये भी लगता है कि आप लोग सिर्फ बात करते हैं। जब आपकी पार्टी में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे प्रमोद तिवारी, प्रभारी बनेंगे अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे अजय राय, और वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन जब सुरेंद्र राजपूत भी है। हाँ, सुरेंद्र, आप लोगों को कहीं कहते हैं, आप लोधी राजपूत हैं। देखिए, तो सवाल यही है, तो आप लोग सिर्फ बात करते हैं ना, जब उनको उनका जो पद पे और जो पार्टी में शेयर मिलना चाहिए वो क्यों नहीं देते हैं? फिर आप देश से शुरू करो। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? दलित नेता है, पूरे देश में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। उनसे बड़ा अगर त्याग तपस्या किसी ने की हो, किसी का घर जलाया गया हो, तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, खड़गे जी को एक हो गए, खड़गे जी ठीक है। आप आइए, आप उत्तर प्रदेश में आइए। इससे पहले अध्यक्ष कौन? ब्रजलाल खाबरी। उससे पहले अध्यक्ष कौन? लल्लू जी। लल्लू, ठीक। उससे पहले अध्यक्ष कौन? निर्मल खत्री। किस जाति में आते हैं? उससे पहले अध्यक्ष रीता बहुगुणा जी। उससे पहले अध्यक्ष कौन? आप उठाइए, सलमान खुर्शीद। उससे पहले अध्यक्ष कौन? महावीर प्रसाद। आप जब बात करेंगे तो जब आप सम्यक बात करेंगे, आपने कहा प्रमोद तिवारी जी को भेजा उत्तर प्रदेश से, हाँ भेजा। इमरान प्रतापगढ़ी को तो भेजा ना? नहीं भेजा। इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश से ही गए हैं ना? कि नहीं गए हैं? आप बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र से आए थे। आए तो प्रमोद तिवारी तो राजस्थान से गए। हमारे पास 2 विधायक है। अच्छा, हाँ, ये बात से ठीक है। आप बात समझिए। तो जब आप इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं मानते हैं, तो सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी। आप जब हमारी सरकार थी तो आप उठाइए, बेनी प्रसाद वर्मा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिव प्रकाश जायसवाल हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। नहीं थे तो आप बताइए मुझे। तो सच बात यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को सेलेक्टिव अप्रोच करके बदनाम करने की जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने साजिश करी, उसका दंश हम भुगत रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 से पहले विपक्ष की माई बाप होती थी। ठीक बात है। विपक्ष की बात उठाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी, विपक्ष में थी, हमारी हर बात पैसी तैसी करती। अन्ना आंदोलन, गन्ना आंदोलन, मन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फलानी चीज, ढिमकानी चीज। आज की डेट में कहां है सब? कहां चला गया अन्ना? लोकपाल कहां चला गया? आप देखिए। और 2014 के बाद वही मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता पक्ष की गोदी में जाकर के बैठ गई, मानस पुत्र हो गई, उससे भी कहीं आगे निकल गई, उससे भी कहीं आगे निकल गई। तो जो परसेप्शन, हम जब सत्ता में थे तब भी हमारे खिलाफ, जब हम विपक्ष में आए तब भी हमारे खिलाफ, तो उस परसेप्शन को जो बनाया गया ना, तो जनता में तो वही चीज जाएगी जो लगातार दिखाई जाएगी। गोबेल्स की थ्योरी है, आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से। तो गोबेल्स की थ्योरी के हम शिकार हैं। लेकिन शिकार तो आप अपनी अंदर से भी ना, कांग्रेस खुद भी अंदर से शिकार है, और
अभी राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में बोला कि बहुत से संघी हमारे यहाँ घुसे हुए हैं और जो कांग्रेस में रह के आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या गलत बोला राहुल गांधी जी? लेकिन उन्होंने साथ में ये भी तो बोला ना कि 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उनको हटा के बाहर करना होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा लाखों या करोड़ों। पार्टी तो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता तो पहचान क्यों नहीं पाते हैं आप लोग? ये तो देखो भाई, सच बात ये है कि पहचान तो आप समय पर ही पाएंगे ना अनिल जी, जब खराब समय आदमी के चरित्र को बताता है। अच्छे समय में तो सब अच्छे दिखते हैं। अब यही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनको आप पिछड़ा कह लो, महाराज कह लो, आप कुछ भी कह लो, क्या कांग्रेस ने नहीं दिया इनको? इनके महल 2 महले तक 2-2 रुपए 1-1 रुपए की लीज पे है। ठीक, अब इनको महल बचाने की, जमीनें बचाने की जरूरत पड़ी, अब यहां से कूद करके वहां चले गए। महाराज आप देखिए, इसमें हमारी कहां गलती है? ये टीस दिख रही क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की? उतनी नहीं चलती जितनी चलनी चाहिए, या एक पार्टी के जो सबसे बड़े नेता की जितनी पकड़ अपनी पार्टी पर होनी चाहिए उतनी नहीं दिखती है। इसका बड़ा उदाहरण अशोक गहलोत भी हैं, कमलनाथ भी हैं। एक तरह से ये पार्टी में रह के बागियों जैसी हरकत करते हैं और कई बार पार्टी के जो आलाकमान है उनके निर्देशों की भी अनदेखी कर देते हैं। आप अब ये मत कहिएगा कि लोकतंत्र है इसलिए। नहीं, दोनों चीजें कहेंगे। एक खाली एक चीज कहने की वो नहीं है। पार्टी हमारी कोई हिटलर नहीं चलाता। हमारी पार्टी में सबको सब कुछ कहने का हक है, लोकतांत्रिक तरीके से बात कहने का हक है। कभी कभी कमियां भी रहती है, लेकिन अगर आप अशोक गहलोत जी को कहेंगे तो खांटी के कांग्रेसी, खांटी के, राजस्थान के गांधी कहा जाता है उनको। कांग्रेस उनकी नस नस में है, नस नस में। और जिस बात से आप कह रहे हैं उस बात को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कांग्रेस का एक्चुअल का लोकतांत्रिक चरित्र है कि कांग्रेस अनुशासन में तो सब कुछ होता है। सुनिए ना बात को, फिर वही तो बता रहे हैं हम आपसे। 1952 से लेकर के राजस्थान कांग्रेस ने नेहरू जी की बात को पलट दिया था। राजस्थान कांग्रेस ने, नेहरू जी किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वहां के विधायक दल ने कहा वो नहीं, ये मुख्यमंत्री हो। नेहरू जी माने इस बात को। तो ऐसा थोड़ी था कि केंद्र कमजोर था। केंद्र को अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा था, नेहरू जी पीछे हट गए। बात समझिए आप। उसमें तमाम तरीके की, उस समय ये गोदी मीडिया होता तो नेहरू जी की भी उतनी आलोचना होती। लेकिन मोदी जी तो जिसको बना देते हैं, कह देते हैं किसी की हिम्मत नहीं बोलते, खट्टर को बना दें, सैनी को बना दें, रेखा गुप्ता को बना दें, और सर्वमान्य होता है उनका फैसला। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी डिक्टेटोरियल या ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड रखेगा उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, जब तक वो मजबूत रहेगा, जब तक वो पदस्थापित रहेगा, जब तक वो ताकत में रहेगा। जिस दिन वो ताकत में नहीं रहेगा उस दिन आप देखिएगा। इसी हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है कि जब ये ताकत में ये लोग नहीं थे तो 1 लाख रुपए की घूस दिखा करके एक दलित अध्यक्ष को जेल भिजवा दिए थे। इसी भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है कि आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। इसी भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है, आप देखिए कि क्या नाम, जब 2004 से लेकर के 2009 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और अडवाणी जी को किस तरीके से इन्होंने डिमीन किया था। जब अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और जिन्ना की मजार पे गए थे, उसके बाद आप संघ का और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का क्या एटीट्यूड था। केंद्र के तो वो बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। मतलब किस तरीके से उनके साथ नीचता, निर्लज्जता की गई, ये भी तो आपने देखा है ना, क्योंकि उस वक्त सत्ता में नहीं थे। आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ, अच्छे से फॉलो करते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ, हम तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। अच्छा रहे। तो लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट में जितने बांग्लादेश मैच जीतती है कांग्रेस उतने ही चुनाव जीतती है। अब इस तरीके सोशल मीडिया के ट्रॉल्स है ना, आज की डेट में ये लोग मूल रूप से सब लोग उनको प्रमुखता देने लगे। ऐसे फिजूल की बात फैक्ट तो है, नहीं, ऐसी पिछले 10, 11, 12 सालों में तो कांग्रेस की हालत ऐसी ही रही है। जब कांग्रेस का जन्म हुआ था तो किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि देश आजाद होगा। कांग्रेस खड़ी हुई, कांग्रेस का जन्म अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने के लिए हुआ। कांग्रेस 85, 90,
95, 2000, 2005, 2010, सॉरी 1905, 10, 20, 21, 23 आप लगातार लड़ती गई और आखिर में 1947 में देश को आज़ाद कराया। तो एक राजनीतिक आज़ादी की और सामाजिक आज़ादी की और वैचारिकी की आज़ादी की एक और लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लड़ रहे हैं इस वक्त, पहले तो हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब हम फांसीवादियों से लड़ रहे हैं। हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो सारे अपने गलत काम करके धर्म की चादर के पीछे छुप जाते हैं। आप देखिए ना, हम कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 4:55 पर खरीदी और 5 बजे वो जमीन 18 करोड़ रुपए की भेज दी, मंदिर ट्रस्ट को भेज दी। 16 करोड़ रुपए का उन्होंने घपला किया धर्म के नाम पर। धर्म से लिया पैसा, ट्रस्ट से लिया ना पैसा, और वो कहते हैं कि ये तो रामद्रोही है। भाई 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में बेच रहे हो तुम, तो धर्मद्रोही तुम हुए ना, रामद्रोही तुम हुए ना। लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं तो हम रामद्रोही हमको घोषित, क्योंकि गोदी मीडिया उनके साथ है। आप देखो, हम कहेंगे कि साहब चीन ने हमारी गलवान से लेकर के और क्या नाम TSO स्प्रिंग तक उन्होंने इस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया। अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन नहीं है, वो आगे बढ़ा हुआ है। कहते सेना के विरोधी है, सेना के विरोधी है। भाई हम अपनी जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं कह रहे नेहरू जी ने दे दी थी, नेहरू जी ने दे दी, नेहरू जी के समय में भारत कमजोर था, दे दी थी, हारे हम तो मानते। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब हम हारे हैं, मानते हैं, तब भी हमने लोकसभा फेस करी, रोज वहां बताते थे। आज आप क्यों नहीं, हम सेना विरोधी हो गए अगर हम देश की जमीन की बात कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना अनिल भाई, ये मूल रूप से थेथराई करके, कोई भी कारीगरी करके, सोशल मीडिया के 2-2 रुपए के ट्रॉल्स के साथ में देश के सच को बदलने की कोशिश। उनका तो फंडा ये है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, वो एंड ऑफ द डे सच लगने लगेगा। तो अब हमने एक चीज कर ली है, हमने अपने यहां भी कर लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता हमारे लोगों के बारे में झूठ बोलते रहेंगे, तब तक हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलते रहेंगे। मीडिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जिस तरह से वो झूठ फैला रहा है और झूठ को बढ़ावा दे रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी की एक बहुत बड़ी ताकत ये झूठा मीडिया भी है? बिल्कुल है, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन है अपने आप में। तो उनके साथ रहेगा, फिर कैसे इसको निपटेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जब जनता जिस दिन करवट बदलेगी ना, तो अगर आप जनता का साथ नहीं देंगे तो आप भी कुचल दिए जाएंगे। मैं अभी जो हमारी जनता कहाँ, जनता तो देख रही है, वो उसको टीवी डिबेट में देख रही है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, कांग्रेस देशद्रोही है, बाकी सब पार्टियां देशद्रोही हैं। सारा नैरेटिव पिछले 12 साल से इन्होंने चला के रखा था। 400 सीट जीतने जा रहे थे, 240 पे रह गए ना। ये भी तो जनता की ताकत है। जरा सा मायावती जैसी 1-2 ताकतों ने, नीतीश कुमार जैसी और क्या नाम नायडू जैसी ताकतों ने जरा सा साथ दिया होता, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिल करके भी 120 सीट नहीं जीत पाती। मायावती ने अगर उत्तर प्रदेश में हमारा साथ दे दिया होता तो भाजपा 10 से कम पे रहती। लेकिन जो बिहार में नीतीश ने हमारा साथ दे दिया होता तो वहां भाजपा 5 पे रहती। नायडू ने साथ दे दिया होता, एक भी सीट न जीतते हो। तो जनता की ताकत, मीडिया तो उन्हीं के साथ था ना। जनता की ताकत बड़ी ताकत है, जनता जनार्दन है। तमाम बेईमानियों के बाद आज की डेट में आप देखिए ना, निकल करके आ तो रहे हमारे राहुल गांधी जी के कौन सा आरोप पुष्ट नहीं हो रहा है। आप उठाओ कौन सा, क्या नाम, वो वोटर लिस्ट का एक एपिक नंबर पे कितने। मानते हैं कि मीडिया जो है भी अपनी नीचता की हद तक पहुंच गया है कि भी और नीचता पे जाएगा। जिस तरह से समा मोहम्मद कांड हुआ, रोहित शर्मा वाला इशू जो उठाया गया, क्या इतनी, सबको पता है कि समा मोहम्मद वाला इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो जोशी जी के कहने पे उठाया गया, उसको वायरल किया गया। तो मीडिया भी अपनी नीचता को पहुंच गया कि और नीचते अभी जाए बाकी है। देखिए, शमा मोहम्मद को भी ऐसा कहने से बचना चाहिए था। अरे सर, क्यों क्रिकेट में आदमी क्रिटिक नहीं हो सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। उन्होंने तो एक कुछ चीजें अनकॉल्ड फॉर हैं। मैं शमा मोहम्मद की ना बुराई कर रहा हूं। अनफिट खिलाड़ी होगा तो उसको अनफिट नहीं कहेंगे। कहां से अनफिट है वो? मैं कह रहा हूं अनफिट है। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं
या हमारे कोई साथी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है ना, भारत की क्रिकेट टीम का वो कैप्टन है। बात आप समझिए। हाँ। आपकी नजर क्या है, आप तो भारत की क्रिकेट टीम में नहीं है ना, आप अपने चैनल को चलाते हैं, आप इस चैनल की सारी चीजों को, बारीकियों को जानते हैं। मैं तो बाहर से देख रहा हूं। मैं आपके ऊपर तब कमेंट करूं जब मैं आप जैसा हो जाऊं। मेरा सिर्फ इतना तो वही बात होगी जैसे भाजपा वाले सब कहते हैं मोदी जी पे कोई कमेंट मत करो, मोदी जी को बख्शो। मोदी जी पर कमेंट करना हम एज ए पॉलिटिशियन हम करेंगे, क्योंकि वो भी पॉलिटिशियन, हम भी पॉलिटिशियन, लेकिन हम किसी डाइटिशियन पे नहीं करेंगे ना। जो किसी जो डॉक्टर है उस पर नहीं करेंगे ना। पॉलिटिशियन डाइटिशियन में आपको अंतर करना पड़ेगा। खैर वो एक अलग वो था। मैं शमा मोहम्मद के ना खिलाफ ना पक्ष में, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं अनटाइमली अनकॉल्ड फॉर, सिर्फ उतना सा मेरा वो है। बाकी जितनी चीजें हैं जहां पर आपकी चीजें बैठती हैं, जो गोदी मीडिया का, वो हमेशा विषयांतर करने में माहिर है। आप देखिए कि अमेरिका का इतना असफल दौरा था, औरंगजेब आ गया, होली आ गई, मस्जिद का ढकना आ गया, संभल आ गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का विदेश नीति का पहला दौरा ऐसा था, वो कूटनीतिक रूप से तो कई जगह फेल हुए, लेकिन जहां पर विजिबल था। पहली चीज, बाय इनविटेशन नहीं गए वहां, अपॉइंटमेंट लेके गए थे। अपॉइंटमेंट लेकर के गए थे। दूसरी चीज, जो अपॉइंटमेंट लेकर के जाता है उसको राष्ट्राध्यक्ष रिसीव नहीं करने आया था वहां पर। जॉर्डन के शाह को रिसीव करने गए, फ्रांस के मैक्रॉन को रिसीव करने आए, जेलेंस्की को रिसीव करने आए, जितने राष्ट्राध्यक्ष वहां गए थे सबको रिसीव करने आए, इनको नहीं आए। अच्छा, जेलेंस्की का जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, उस तरह का वीडियो अगर मोदी जी का ही बना होता तो क्या सेम ऐसा बिहेव उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्या, अगर सामने आ जाए उस तरह का वीडियो? तो नहीं, हमें लगता है कि जब बुआ के मूछे होंगी तभी उसको चाचा कहेंगे। विदेश नीति पर हम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहते अनिल भाई कि विदेश नीति एक स्थापित चीजें होती हैं, और विदेश नीति पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज तक अगर कोई प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, तो वो उस व्यक्ति के कारण नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, वो उस संस्था के कारण है जिसको नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जिस संस्था को मजबूत बनाया गया है पिछले 75 सालों में, उसकी ताकत है। हमारे लोकतंत्र की ताकत है, व्यक्ति की ताकत नहीं है। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि नरसिम्हा राव साहब अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजते थे। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि रोनाल्ड रीगन राजीव गांधी को छाता लेकर के उनके कार तक छोड़ने आते थे। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि निक्सन 2-2 घंटे खड़े होकर के नेहरू जी का इंतजार कर रहे होते थे और प्लेन के अंदर आकर के उनका स्वागत करते थे, प्लेन के अंदर। तो ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, या व्यक्तियों की हम ताकत कहेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए पार्टी की बहुत आगे कुछ आपके पर्सनल बातें कर लेते हैं। आपने एक बार की बीजेपी के प्रवक्ता की, हालांकि आप तो मतलब बहुत गर्म नहीं होते लेकिन गर्म हो गए थे, उसको प्रवक्ता की अम्मा को भी आपने उल्टा सीधा बोल दिया था, बड़ा वायरल हुआ था। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन उस प्रवक्ता ने हमारी माँ को क्या कहा था? भाई सोनिया गांधी को अगर कोई आदमी ओछी टिप्पणी करेगा तो भाई हम अपना आपा नहीं रख पाए उसमें, हम जवाब उसको उसी की भाषा में दिया। बाद में भी हमने कहा कि भाई तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी, उसी उसमें हमने कहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी माँ के बारे में गलत बात करेगा तो अपनी माँ को वो चौराहे पे खड़ा कर देता है गाली खाने के लिए। ये हमारा स्पष्ट है। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्रता नहीं की, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस मेरी माँ जैसी है, सोनिया जी मेरी माँ जैसी है, अगर उनके लिए कोई अभद्रता करेगा तो भाई वो सुनने के लिए तैयार रहे। उनको अगर सोनिया जी को आप कुछ कहते हैं तो अपनी माँ को आप चौराहे पे खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये प्रेम शुक्ला या गौरव भाटिया ज्यादा अभद्र कौन है? देखिए, इन सब बातों से कोई लाभ नहीं, लेकिन एक चीज तो तय है कि जो भी पार्टी हॉपर्स होते हैं उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए ज्यादा अभद्रता करनी पड़ती है। ठेलम ठेली ज्यादा है क्या वहां? तो इस समय तो आज की डेट में अगर कांग्रेस के और सपा के या दूसरे दलों के आए प्रवक्ता न हो तो भाजपा प्रवक्ता ही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी छोड़ दो, दूसरा प्रवक्ता आप बताओ।
गौरव बल्लभ तो हमारे यहाँ से, राधिका खेड़ा तो हमारे यहाँ से, गौरव भाटिया तो समाजवादी पार्टी से, टॉम मड़क्कम तो हमारे यहाँ से, उसके अलावा रोहन गुप्ता तो हमारे यहाँ से। आज की डेट में भाजपा का प्रवक्ता कौन है, आप बताओ हमको, सुधांशु त्रिवेदी के अलावा। नहीं, आपने हमारा जवाब नहीं दिया। ज्यादा अभद्र कौन है? गौरव भाटिया है, प्रेम मैंने शुक्ला? तो आपको जवाब दे दिया ना, आपने शायद ध्यान नहीं दिया उसमें। हाँ। मैंने कहा जो आदमी भी बाहर के दल से आता है उसे अपने आप को प्रूफ करने के लिए ज्यादा गाली गलौज करनी पड़ती है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। इतने एंकर्स के साथ आप डिबेट करते हैं, एंकरों का क्या स्तर है, किसी से छिपा नहीं है, एक से एक मूर्खों की जमात बैठी हुई है। तो अमीश देवगन या रूपका लियाकत, दोनों में मैं अभी नेगेटिव पूछूंगा, आप जवाब देंगे नहीं, दोनों में ज्यादा अक्लमंद कौन है? देखिए, पिछले 2 साल से हाँ। हमने लगभग 11-12 एंकरों का बहिष्कार कर रखा है। अच्छा। उसमें अमीश देवगन भी और रूपका लियाकत दोनों हैं। हाँ। तो इसलिए पिछले 2 साल से तो हमारी डिबेट ही उनके साथ कोई नहीं है। आपने करा कि कांग्रेस जनों ने कर रखा? कांग्रेस ने कर रखा है। अच्छा, इनकी डिबेट में हाँ, नहीं जाना इनकी है? डिबेट में नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी ऐसा बात, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? भाई वो एक बड़ा पुराना शेर था ना कि जो पहले नजर और फिर दिल से उतर गया तो क्या फर्क पड़ता है वो किधर गया। तो अब आज की डेट में तो पार्टी ने हमारी फैसला लिया था। अमीश देवगन है, रूबिका लियाकत हैं, अमन चोपड़ा हैं, अशोक श्रीवास्तव हैं, क्या नाम ये आपका रिपब्लिक चैनल है, अर्नब गोस्वामी, और इसी नाविका कुमार है। बचा फिर कौन? तो क्यों, और तमाम लोग हैं। तो इन लोगों का हमने बहिष्कार कर रखा है। तो अब इनके बारे में ना कोई टीका टिप्पणी करनी, बहिष्कार ही अपने आप में बताता है कि कैसे लोग। बहिष्कार तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश चुनाव के समय भी किया था, और फिर आपके जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे वो हेलीकॉप्टर में बैठा के इंटरव्यू दे रहे थे। वो 2 चीजें बड़ी, कई बार ऐसा होता है, उसको भी हम आपको बता दें कि कमलनाथ जी को और गहलोत साहब को इस बारे में एक तो जानकारी नहीं थी, दूसरा कुछ लोग होते हैं जो चुनाव के समय वो अब द पॉलिटिक्स कुछ बात आ जाती है, तो वहां पर हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। हमने डिबेट्स के लिए बहिष्कार कर रखा था। अब जब समाचार में वो सामने आ गए तो कांग्रेस के नेताओं में इतनी मर्यादा तो है कि कोई महिला आ जाए सामने, कोई आदमी आ जाए तो उसका सम्मान करते हैं। हम लोकतांत्रिक हैं, गहलोत साहब लोकतांत्रिक हैं, कमलनाथ जी लोकतांत्रिक हैं, उन्होंने उस चीज का सम्मान किया। डिबेट में तो यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। कुमार विश्वास के बारे में आपकी क्या राय है? जो राय आपकी है वही हमारी। सब ये मैसेज आएगा, अच्छी राय नहीं फिर तो। बिल्कुल नहीं है अच्छी राय, ये बात अपने आप में सच है। जो किसी के परिवार की लड़की को उल्टी सीधी बातें कहे सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी छोटी सी एक कोई कथा या व्यथा क्या नाम जो है सफल करने के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी को जो उल्टा सीधा कहे, सानिया मिर्जा को, कोई बेटी वाला, खुद के जिसके 2 बेटी हों, वो किसी बेटी वाले को कहे, सानिया मिर्जा जो देश की गौरव रही है उसको कुछ कहे, 5 साल के लड़के को भी नहीं छोड़ा। तो आप सैफ अली खान के लड़के को कहे, कोई कहे कि क्या नाम इस तरीके से प्रेम को जो है वो पुनर्परिभाषित करने की कोशिश करे, तो इस ऐसे आदमी को तो आप अच्छा नहीं कह सकते। और ये वही कुमार विश्वास है, मैं कहना नहीं चाहता। इन कुमार विश्वास की अगर हम लोग विवादित बातों पर जाने लगे तो क्या नहीं हो जाए। आज की डेट में राम कथा कह रहे हैं, अमेठी में भी आके कहे ना एक बार राम कथा। गए नहीं दोबारा वहां, एक बार हारने के बाद लौटे नहीं। दोबारा हारने के बाद लौटे भी नहीं। और जब चुनाव लड़े थे तो कहा था अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराऊंगा, और आप पार्टी के जितने कार्यकर्ता वहां गए थे उनसे भी तो पुलिस स्टेशन के बाहर समझौते हुए। नहीं कहना चाहिए। परिवार वाले को ये सोचना चाहिए कि तुम भी माँ बहन बेटी वाले। मुझे बड़ा अफसोस था जब शत्रुघ्न सिन्हा जी के ऊपर उन्होंने टारगेट किया कि नाम तो घर का रामायण। अरे घर का नाम रामायण इसलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाई हैं, चारों भाइयों में पहले का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण, तीसरे का नाम शत्रुघ्न, तीसरे का नाम भरत, चौथे का नाम शत्रुघ्न, बेटों का भी नाम लव, बेटों का नाम लव कुश, इसलिए उनके घर का नाम रामायण है और उनकी पुत्री ने प्रेम किया है। यही कुमार विश्वास हैं, आपके नेता को कई बार उस नाम से पुकारा जो उनको इंसल्ट करने के लिए नाम भाजपा और तमाम लोगों ने रखा था। लेकिन उनकी बेटी की शादी हुई तो आपके कई नेता खुद उनके यहाँ कोहड़ा के तरकारी और पुलिस थाने पहुंच गए। हमारा राहुल गांधी तो नहीं गए ना भाई, ऐसे मुकेश अंबानी की शादी में राहुल जी तो नहीं गए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो नहीं गए, बाकी सब लोगों का
अपना विवेक है। कांग्रेस पार्टी, मैंने फिर से आपसे कहता हूं, आप मानिए चाहे ना मानिए, हमारी पार्टी में ट्रू सेंस की डेमोक्रेसी, सोनिया जी हों, राहुल जी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, ये डेमोक्रेटिक अप्रोच के आदमी, प्योर डेमोक्रेटिक अप्रोच के हैं। हम अपनी, हमारी आउटर लिमिट ये है, ये नियम है। अब आपके ऊपर है कि आप इन नियमों के बीच में आप अपना काम कीजिए। राजस्थान लोकसभा आयोग में उनकी पत्नी को आप लोगों ने मेंबर बना रखा था। छत्तीसगढ़ में उनके कार्यक्रम आप लोग 50-50, 60-60 लाख रुपए में करवाते थे। बिल्कुल किए हम लोगों ने। हमने तो कहा ना आपसे कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम अपने विरोधी को भी, भाई कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने रावण पर भी डाक टिकट जारी किया। नहीं, रावण तो ज्ञानी था, ध्यानी था, मतलब सावरकर पर भी किया है। तो फिर कांग्रेस को फिर दुश्मनों की जरूरत कहाँ है फिर? ये आप कह सकते हैं ना, क्योंकि 2014 के बाद की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, वैचारिक प्रतिद्वंदिता है। वैचारिक स्तर पर हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए हम सबका सहयोग चाहते हैं। मोदी जी ने कुछ सिखाया आप लोगों को पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाता है? कांग्रेस ने सीखा है, अगर फ्यूचर में कभी आई, हालांकि आएगी तो आई है, हमेशा के लिए कोई नहीं होता है, कभी तो आएगी ही, तो क्या आप लोगों ने सीखा है कैसी चीजों को कंट्रोल किया जाता है? हम मोदी जी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते, हम गांधी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक रखते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था, अगर आंख के बदले आंख लोग मांगने लगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। नहीं, लॉन्ग टर्म मोदी जी की पॉलिटिक्स मुबारक। हमारी पॉलिटिक्स इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। हम सबको साथ लेकर के चलने में भरोसा रखते हैं। हम नल को, नील को, कोल को, भील को, आस्तिक को, नास्तिक को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको बराबरी से देखने की बात करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं को, जिससे हमारी प्रतिद्वंदिता है, जिससे हमारी दुश्मनी है, हम नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट से भी बात करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तो तभी रह पाएंगे ना जब मोदी जी की तरह चीजों को कंट्रोल करेंगे। हमें इस तरीके से, अगर मोदी जी की तरीके से कंट्रोल करके ऑटोक्रेटिक बिहेवियर और लोकतंत्र को नष्ट करना हो, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करके राजनीति या सरकार चलानी है, तो ऐसी सरकार को हम चिमटे से भी नहीं छुए। एक बस आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इस तरह की हार जैसे हो रही है और बीजेपी की जो जीत हो रही है लगातार, उसमें ईवीएम का भी रोल है? ईवीएम का रोल हो या ना हो, लेकिन ईवीएम पर शक है। लेकिन ईवीएम से बड़े रोल आ गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अनिल भाई। ईवीएम से बड़े रोल हैं इस वक्त। आप देखिए बंगाल में क्या आया, एक एक एपिक नंबर पर, यूनिक नंबर होता है ना वोटर आईडी का, 33 वोटर कार्ड है। एक नासिक में एक 40 कमरों के हॉस्टल में 7,000 वोट हैं। 2019 से और 2024 जून के बीच में मात्र 35 लाख वोट बढ़े महाराष्ट्र में, और जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच में 40 लाख वोट बढ़ जाते हैं। 5 साल में 35 लाख और 6 महीने में 40 लाख वोट बढ़े। आप मुझे बताओ, जिस तरीके से दिल्ली में जो है संसद भवन वाले एरिया में तमाम लोगों के वोट बढ़े, ये एक बड़ा विषय है। मैं फिर से कहता हूं कि बाकी सब चीजों में लड़ लीजिए, बाकी सब चीजों में मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका चाहे साथ दे, लेकिन कम से कम लोकतंत्र को बचाने में, इस लड़ाई में हमारा साथ दे। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी इस समय संदेह के बड़े घेरे में है। जिस तरीके से वोटर्स का, जिस तरीके से एपिक नंबर का, यूनिक आईडी का, जिस तरीके से ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब चाहिए। और जिस तरीके से फ्लोटिंग वोट इन्होंने किए कि 5 साल में सिर्फ 35 लाख वोट बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, और मात्र 4 से 6 महीनों में 40 लाख वोट बढ़ जाते हैं, और 120 सीटों पर 30,000 से ज्यादा पर सीट वोट बढ़ते हैं, और वो सीटों में बहुतायत में भाजपा सीटें जीतती है। उन्हीं जगहों पे, जिन जगहों पे लोकसभा में वो बुरी तरीके से हारते हैं, उन जगहों पे वो विधानसभा में सीधे सीधे जीत जाते हैं। तो क्या इसका क्या उपाय है? तो आप, राहुल गांधी ने कहा कि सदन में चर्चा हो जाए, सरकार मान ही नहीं रही है। भाई जनता में हम जा रहे हैं, हमने एक अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है जो इसी का अन्वेषण कर रहा है। हम अपने सारे अन्वेषणों के साथ में, सारी चीजों के साथ में, सारे प्रूफ्स के साथ में हम जनता की अदालत में और संविधान की अदालत में जाएंगे। हमें पूरा अपने संविधान पर भरोसा है, हमें जनता पर भरोसा है। ये बेईमानी, ये धांधली अब नहीं चलेगी।
जनता के बीच जाके क्या करें? जनता तो बिग बॉस देख रही है, औरंगजेब में इतिहास पढ़ रही है औरंगजेब का। नहीं, जनता के पास कहाँ फुर्सत है इस जो समय? जो 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 जनता को पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास नहीं है, वो इतिहास का अपभ्रंश है। मजा तो आ रहा है ना जनता को? जनता को मजा आए या जनता अपने खाली बेरोजगारी के दंश में है तो बेचारी और क्या करेगी। जनता हमारी जनार्दन है, हम जनता के फैसले पर, जनता के विवेक पर कोई प्रश्न नहीं उठाते। जनता हमारी बहुत विवेकशील है। इसी जनता ने 400 सीटों की जिस आदमी ने सपना देखा था उसको 240 पे पटका है, और यही जनता आने वाले समय में उनको 100 के अंदर भी पटकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, तमाम अपने विचार रखने के लिए। तो सुरेंद्र राजपूत जी के इन तमाम विचारों पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।